Hello students, welcome back. Students, in the recent video we discussed about various forms of business organizations, in which we discussed about sole proprietorship, partnership, company, joint venture and company organization. इसके अलावा हमने डिस्कस किया था कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्मेशन के अंदर कौन कौन से स्टेप्स यूज़ होते हैं और किसी भी कंपनी की फॉर्मेशन के लिए कौन कौन से इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने बिज़नेस के कुछ मेजर फॉर्म्स को डिस्कस किया है, जिसके अंदर था सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट एचयूएफ बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। तो कई बार हमारे दिमाग में कन्फ्यूज़न होती है कि इतनी सारी बिज़नेस की फॉर्म्स हैं, तो हमें अपने बिज़नेस के लिए कौन सी फॉर्म का सिलेक्शन करना चाहिए, कौन सी फॉर्म हमारे लिए सूटेबल है या नहीं है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार हमारे दिमाग में उठते हैं। तो उसमें क्या होता है बेटा, बिज़नेस की अलग अलग फॉर्म्स हैं, हर एक फॉर्म की कुछ मेरिट्स हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ हर एक के बेनिफिट्स हैं, कुछ उनकी कमियां होती है। तो हर एक फॉर्म के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या कमियां हैं, उनके बिहाफ पर ही हम एक ओवरऑल जजमेंट लेते हैं कि हमें अपने बिज़नेस के लिए कौन सी बिज़नेस की फॉर्म को सिलेक्ट करना है। तो इसमें सबसे पहले आता है, अलग अलग बेसिस होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट एंड फॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट एंड फॉर्मेशन। कॉस्ट और फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम किसको प्रायोरिटी देते हैं। तो बेटा, हमने आपको बताया था कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को या फिर जॉइंट एचयूएफ बिजनेस के रजिस्ट्रेशन की कोई आवश्यकता नहीं होती ही। पार्टनरशिप में भी वॉलंटरी होता है, हम करवाना चाहें करा सकते हैं, ज़्यादातर लोग करवाते हैं, अदरवाइज नहीं भी करवाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब फर्म का रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा तो उसमें फर्म के रजिस्ट्रेशन के अंदर कॉस्ट भी इन्वॉल्व नहीं होगी। तो फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ से देखा जाए तो सबसे सिंपलेस्ट होता है सोल प्रोप्राइटरशिप। फेवरेबल, सबसे फेवरेबल कौन सा होता है? सोल प्रोप्राइटरशिप। और पार्टनरशिप। ये दोनों ही फॉर्म्स कैरी करना काफ़ी इजी होता है, इनकी फॉर्मेशन काफ़ी इजी होती है, और दोनों ही फॉर्म्स के अंदर इन बिज़नेस फॉर्म्स को, इन बिज़नेस को रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होती, जिस वजह से इनका रजिस्ट्रेशन इनका फॉर्मेशन काफ़ी इजी होती है। जबकि कंपनी के अंदर कंपनी का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, काफ़ी लेंथी होता है, और उसके लिए कंपनी को काफ़ी सारे खर्चे भी करने होते हैं, काफ़ी डॉक्यूमेंट्स फॉर्म करने पड़ते हैं, और रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर भी काफ़ी हमें एक दूसरे की फ़ीस वगैरह डिपॉजिट करवानी होती है। तो उस हिसाब से हम कहते हैं अवॉइडेबल किसको करते हैं? कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम हमेशा सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप को पढ़ देते हैं, क्योंकि इन फर्म्स के रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होती। रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होने से, रजिस्ट्रेशन नहीं होने से रजिस्ट्रेशन के नाम पे हमारा कोई पैसा भी खर्च नहीं होता। जबकि कंपनी का फॉर्मेशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, काफ़ी सारे स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं, काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स फुलफिल करने पड़ते हैं, और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के अंदर एक स्पेसिफिक अमाउंट के अंदर हमें फीस भी डिपॉजिट करवानी होती है, जिसके बिहाफ पर ही कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो पाता है। तो उस वजह से फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ से हम देखा जाए तो हम सोल ट्रेड को पैड देते हैं और कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग अवॉइड करते हैं। ओके बेटा, सेकेंड फैक्टर आता है इसके अंदर लायबिलिटी। सेकेंड फैक्टर इज लायबिलिटी। हर एक बिजनेसमैन के लिए फेवरेबल होता है। वो क्या होता है, किसी बिजनेस के अंदर बिजनेसमैन की लायबिलिटी है वो लिमिटेड है तो वो उसके लिए फेवरेबल होता है। लिमिटेड लायबिलिटी होने से जो कंपनी के हम कहते हैं ओनर्स हैं, उनसे मैक्सिमम उसी अमाउंट तक ही रिकवर किया जा सकता है जहां तक उन्होंने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट की है। जबकि अगर ओनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है तो उस सूरत में, नुकसान होने की सूरत में
जो उनकी पैसा इन्वेस्ट हो रखा है वहाँ वो तो उनसे रिकवर हो जाता है, प्लस उनको उनके पर्सनल एसेट में से भी पे करना पड़ता है, जो कि ओनर्स के लिए काफ़ी एडवर्स होता है। तो लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम कहते हैं तो फेवरेबल कौन होते हैं, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो चाहे प्राइवेट कंपनी हो, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी ओनर्स हैं, प्रमोटर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उनकी लायबिलिटी क्या होती है, लिमिट होती है अप टू द कैपिटल, जितनी कैपिटल उन्होंने इन्वेस्ट की है। जबकि सोल ट्रेड बिजनेस के अंदर, सोल ट्रेड या सोल प्रोप्राइटरशिप, उसके अंदर जो भी ओनर है या प्रोप्राइटर है उसकी लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। तो बिजनेस में कई बार क्या होता है, हम ओनर है, एफर्ट्स भी कर रहे हैं, कैपिटल इन्वेस्ट किया और नुकसान होने की सूरत में क्या है, जो पैसा लग गया वो तो गया ही, उन्हें अपनी पर्सनल पूंजी में से भी लायबिलिटी का भुगतान करना पड़ता है, जो कहीं ना कहीं उनके एफर्ट्स के अगेंस्ट काफ़ी एडवर्सेबल हो जाता है। तो हर एक बिजनेस में जाता है कि बिजनेस में हमारी लायबिलिटी क्या हो, लिमिटेड हो। तो लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम हमेशा प्रायोरिटी देते हैं किसको, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को, और अवॉइड करते हैं सोल ट्रेड बिजनेस को और इवन पार्टनरशिप को। सोल ट्रेड बिजनेस में जो भी हम कहते हैं ओनर है उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, जॉइंट एचएफ बिजनेस है उसमें कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, पार्टनरशिप के अंदर भी जो जनरल पार्टनर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, जो कि बिजनेस के ओनर्स के लिए फेवरेबल नहीं होती। इस वजह से इसको लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम अवॉइड करते हैं। थर्ड वन, कंटिन्यूटी। थर्ड फैक्टर होता है बेटा इसके अंदर कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है, निरंतरता, लगातार चलने वाली। तो कंटिन्यूटी के हिसाब से फेवरेबल कौन सा होता है, हमने आपको बताया था कि कंपनी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसके अंदर क्या होती है, परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन में क्या होता है कि कंपनी निरंतर रूप से हमेशा चलती ही रहती है जब तक कि खुद कंपनी का लीगल वे में लिक्विडेशन ना किया जाए, तब तक वो कंपनी हमेशा ही पैरेलल चलती रहती है। जबकि सोल ट्रेड बिजनेस में बिजनेस की एग्जिस्टेंस केवल और केवल बिजनेस के प्रोप्राइटर के ऊपर डिपेंड करती है, उसके साथ कुछ भी मिस हैपनिंग होने पर वहीं बिजनेस की जो एग्जिस्टेंस है वो खतरे में पड़ जाती है। तो सोल ट्रेड बिजनेस में जो बिजनेस की एग्जिस्टेंस है वो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होती है, जबकि कंपनी के अंदर परपेचुअल होता है या कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसके अंदर भी क्या होता है, पर कंटिन्यूस सर्वाइवल होता है, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी सारे ओनर्स होते हैं। नंबर ऑफ जो हम कहते हैं ओनर्स हैं या फिर मेंबर्स हैं वो क्या होते हैं, मोर देन 10 होते हैं। इस वजह से किसी एक मेंबर का कुछ मिस हैपनिंग होने पर भी कंपनी निरंतर रूप से चलती रहती है, या कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो भी निरंतर रूप से चलती रहती है। क्या बोलते हैं उसको हम, फेवरेबल के हिसाब से हम किसको प्रायोरिटी देते हैं, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी। कंपनी की कंटिन्यूटी के बिहाफ पर हम किसको प्रायोरिटी देते हैं बेटा, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन और कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसमें किसी भी कुछ मेंबर्स की डेथ का या लिक्विडेशन का या हम कह सकते हैं कि उनकी बैंक्रप्सी का बिजनेस की एग्जिस्टेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बिजनेस लगातार चलता रहता है। जबकि सोल ट्रेड बिजनेस में अवॉइड किसको करते हैं हम इसके अंदर, सोल ट्रेड बिजनेस है या फिर पार्टनरशिप है। सोल ट्रेड बिजनेस में एक पार्टनर जो हम कहते हैं ओनर है उसका कुछ मिस हैपनिंग होती है तो बिजनेस वहीं पे खत्म हो गया। पार्टनर्स हैं उसमें किसी भी एक पार्टनर कुछ मिस हैपनिंग हो गया, पार्टनर में झगड़ा हो गया तो पार्टनरशिप वहीं पर खत्म हो गई। तो कंटिन्यूटी या स्टेबिलिटी के बिहाफ पर सोल ट्रेड बिजनेस और पार्टनरशिप ये सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। तो उस हिसाब से हम किसको अवॉइड करते हैं, सोल ट्रेड एंड पार्टनरशिप। नेक्स्ट वन, मैनेजरियल एबिलिटी। मैनेजमेंट एबिलिटी, मैनेजमेंट एबिलिटी क्या होती है बेटा,
कि किस फॉर्म के अंदर मैनेजरियल एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होती है, मैनेजमेंट जो होती है वो सबसे काबिल होती है, एफिशिएंट होती है। तो बेसिकली कंपनी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उनके अंदर कैपिटल रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा होते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जिस वजह से वो अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए एक्सपर्ट मैनेजर्स को हायर कर सकते हैं। और जब एक्सपर्ट मैनेजर होंगे तो बिज़नेस को हायर पीक के ऊपर लेके जाया जा सकता है। जबकि जो हम कहते हैं सोल ट्रेड बिजनेस है या फिर जॉइंट वेंचर बिजनेस है, इसमें सारे डिसीजन बिजनेस के ओनर के द्वारा लेते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम होते हैं, इसलिए जो भी डिसीजन होते हैं सब बिजनेस के ओनर्स को ही लेने पड़ते हैं और एक ही व्यक्ति हर फील्ड में एक्सपर्ट नहीं होता। तो इस वजह से जो सोल ट्रेड बिजनेस हैं या जॉइंट वेंचर बिजनेस हैं उसमें मैनेजरियल एफिशिएंसी लो रहती है, जबकि कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैपिटल के रिसोर्सेज काफ़ी हाई होने की वजह से हम अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज, अलग अलग फील्ड वाइज एक्सपर्ट्स मैनेजर को हायर कर सकते हैं। तो मैनेजरल एबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम प्रायोरिटी किसको देते हैं, फेवरेबल कौन सा होता है, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, और अवॉइड किसको करते हैं हम बेटा, सोल ट्रेड, या फिर हम कह सकते हैं एक तो सोल ट्रेड बिजनेस है या फिर जॉइंट HUF। ओके बेटा, नेक्स्ट फैक्टर आता है इसके अंदर कैपिटल। कैपिटल कंसिडरेशन, कैपिटल कंसिडरेशन किसी भी बिजनेस का सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है फाइनेंस। मनी इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ एनी बिजनेस। इन द absence ऑफ फाइनेंस नो बिजनेस कैन बी एस्टेब्लिश्ड, नो बिजनेस कैन बी सर्वाइव एंड नो बिजनेस कैन बी ग्रो। तो फाइनेंस इज कंसिडर्ड एज द लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस। तो अमाउंट, फाइनेंस की अमाउंट के साथ जो जिस बिजनेस में फाइनेंस जो है वो सफिशिएंट मात्रा में या प्लेंटी में अवेलेबल होता है वो बिजनेस इजीली ग्रो कर सकते हैं, और फाइनेंस के एब्सेंस में किसी बिजनेस की ग्रो पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती। तो कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने आपको बताया था कि कंपनी के अंदर नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स या ओनर्स काफ़ी अधिक होते हैं, जिससे बिजनेस में कैपिटल का रेशियो काफ़ी हाई होता है। तो कैपिटल के कंसिडरेशन के पॉइंट ऑफ से हम किसको पढ़े देते हैं, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। जबकि सोल ट्रेड बिजनेस में जो भी कैपिटल है सिर्फ एक ही व्यक्ति को लगानी पड़ती है, और एक व्यक्ति के द्वारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट की लिमिट जो होती है वो काफ़ी कम होती है। एक व्यक्ति एक सीमित मात्रा के अंदर ही कैपिटल इन्वेस्ट कर सकता है। उस वजह से सोल ट्रेड बिजनेस के अंदर कैपिटल का जो लेवल है वो काफ़ी लो होता है। तो उस वजह से कैपिटल कंसिडरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम किसको अवॉइड करते हैं, सोल ट्रेड बिजनेस। नेक्स्ट वन इज डिग्री ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम मैटर करते हैं। तो सोल कंट्रोल किस फॉर्म के अंदर ओनर्स का जो कंट्रोल है वो ज़्यादा होता है। बेसिकली सोल ट्रेड बिजनेस के अंदर जो बिजनेस का ओनर है, प्रोवाइडर है, वही उस बिजनेस का कर्ता ज़्यादा होता है। बिजनेस रिलेटेड जितने भी डिसीजन हैं सारे उसी के हाथ में होते हैं और वही सारे डिसीजन लेता है। तो इसमें अगर हम जब डायरेक्ट कंट्रोल की बात करते हैं तो उसके लिए हम किसको प्रायोरिटी देते हैं कि डायरेक्ट कंट्रोल है या कंट्रोल का लेवल है वो मैक्सिमम होता है किसके अंदर, सोल ट्रेड बिजनेस के अंदर। जबकि कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, काफ़ी सारे ओनर होते हैं। जैसे पब्लिक कंपनी के अंदर तो लाखों या करोड़ों की संख्या में भी शेयर होल्डर्स या ओनर्स हो सकते हैं। वो लोग खुद बिजनेस को ऑपरेट नहीं कर सकते, इसलिए शेयर होल्डर्स की तरफ से कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चयन किया जाता है। और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, ये कंपनी के लिए पेड जो हम कहते हैं मैनेजमेंट कमेटी का सेक्शन करते हैं। तो इस वजह से कहीं ना कहीं जो ओनर्स का डायरेक्ट कंट्रोल कंपनी के केस में काफ़ी कम होता है। उस वजह से कंट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम किसको अवॉइड करते हैं, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। ओके बेटा, अभी तक हमने 6 फैक्टर्स को कंसिडर किया है। कॉस्ट के हिसाब से प्रायोरिटी देते हैं हम सोल ट्रेड को, अवॉइड करते हैं कंपनी को।
लायबिलिटी के हिसाब से सोल ट्रेड में लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड, इसलिए लायबिलिटी के हिसाब से कंपनी को हम प्रायोरिटी देते हैं और सोल ट्रेड बिजनेस को अवॉइड करते हैं। थर्ड होता है इसके अंदर कंटिन्यूटी, कि कंपनी के अंदर परपेचुअल सक्सेशन होता है, इस वजह से उसको हम प्रायोरिटी देते हैं, जबकि सोल ट्रेड बिजनेस के अंदर अनस्टेबल एक्शन होता है, सारा बिजनेस एक्शन सिर्फ एक व्यक्ति के होने या ना होने पर डिपेंड करता है, इस वजह से सोल ट्रेड बिजनेस को अवॉइड किया जाता है। फोर्थ वन इज मैनेजरेबिलिटी, कंपनी के अंदर कैपिटल का लेवल काफ़ी हाई होता है, इसलिए अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए एक्सपर्ट्स मैनेजर को हायर किया जा सकता है, इस वजह से मैनेजर एबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम किसको प्रायोरिटी देते हैं, कंपनी ऑप्शन को। और जबकि सोल ट्रेड में सारी कैपिटल एक ही व्यक्ति को लगानी पड़ती है और एक व्यक्ति की तरफ कैपिटल लगाई जाती है, इसलिए फाइनेंस का लेवल क्या होता है, लो होता है, इस वजह से हम एक्सपर्ट्स मैनेजर हायर नहीं कर सकते और एक ही व्यक्ति जो ओनर है वही सारे डिसीजन लेते हैं और एक व्यक्ति हर फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हो सकता है, इस वजह से मैनेजमेंट एक्सपर्टाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको अवॉइड करते हैं सोल ट्रेड बिजनेस को। नेक्स्ट वन कैपिटल, फाइनेंस किसी बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो कि कंपनी के अंदर ह्यूज अमाउंट में अवेलेबल होता है, जबकि सोल ट्रेड बिजनेस में काफ़ी लिमिटेड अमाउंट के अंदर अवेलेबल होता है। नेक्स्ट वन इज डिग्री ऑफ कंट्रोल, सोल ट्रेड बिजनेस में जो प्रोवाइडर होता है उसका कंट्रोल मैक्सिमम होता है, जबकि कंपनी ऑप्शन के अंदर क्या है कि जो ओनर्स हैं वो डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट करते हैं और डायरेक्टर्स जो हैं वो मैनेजर स्टाफ को अपॉइंट करते हैं, इस वजह से जो ओनर्स हैं उनका बिजनेस में डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता। कंपनी के अंदर जो मेन कंट्रोल होता है वो कंपनी के जो स्टाफ के रूप में जो सीईओ हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं, उन लोगों का बिजनेस में मेन कंट्रोल होता है। नेक्स्ट फैक्टर होता है बेटा इसके अंदर नेचर ऑफ बिजनेस, बेटा अगर नेचर ऑफ बिजनेस में क्या है, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, माल का निर्माण करना है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए लार्ज स्केल के ऊपर कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, मशीन खरीदनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, रॉ मटेरियल परचेज करना है, उसके लिए ज़्यादा मात्रा में कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए हम प्रायोरिटी देते हैं किसको, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को। और अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, इनकी माल जैसे खरीदा एज इट इज़ सेल कर दिया, या फिर सर्विस प्रोवाइड करनी है, उस केस में कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होती है, उस केस में हम प्रायोरिटी दे सकते हैं सोल ट्रेड या पार्टनरशिप को। नेक्स्ट फैक्टर होता है बेटा इसके अंदर लेवल ऑफ सीक्रेसी, नेक्स्ट फैक्टर क्या होता है इसके अंदर, लेवल ऑफ सीक्रेसी। सीक्रेसी का जो लेवल होता है उसमें क्या होता है, सोल ट्रेड बिजनेस में बिजनेस के जितने भी सीक्रेट्स होते हैं वो केवल और केवल प्रोप्राइटर तक ही सीमित होते हैं, तो उस केस में बिजनेस के जो सीक्रेट्स होते हैं वो बिजनेस से बाहर डिस्क्लोज नहीं होते। तो सीक्रेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट फेवरेबल कौन सा होता है, सोल ट्रेड बिजनेस, जबकि कोऑपरेटिव सोसाइटी है या फिर हम कहते हैं कि आपका कंपनी ऑप्शन है, इसमें जो भी बिजनेस से रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो सभी मेंबर्स के सामने डिस्क्लोज होते हैं, उसमें किसी मेंबर के कैपिटल का लेवल काफ़ी कम है, उनका बिजनेस में इंटरेस्ट कम है, तो या फिर हमें अपने जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं, ट्रेडिंग अकाउंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, बैलेंस शीट वगैरह है, उन्हें भी जो कंपनी के हम कहते हैं गवर्नमेंट के सामने डिस्क्लोज करना पड़ता है। पब्लिक कंपनी को तो अपनी जो बैलेंस शीट वगैरह है वो न्यूज़पेपर वगैरह में पब्लिश भी करनी पड़ती है, जिस वजह से कहीं ना कहीं बिजनेस के लिए सीक्रेसी का जो लेवल होता है वो काफ़ी लो हो जाता है। तो सीक्रेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम किसको अवॉइड करते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी। और लास्ट आता है इसके अंदर टैक्स बेनिफिट। टैक्स बेनिफिट आपको हमने बताया था कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती है उनकी इनकम जो होती है उस पर काफ़ी मात्रा में उसमें काफ़ी टैक्स एग्जेम्प्ट होती है या फिर बिल्कुल नेग्लिजिबल अमाउंट में टैक्स लगता है। तो टैक्स स्टेट जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है उसमें बल्कि गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता है, गवर्नमेंट अपनी तरफ से फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है, मिनिमम इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोन प्रोवाइड करती है, ग्रांट्स भी प्रोवाइड किया जाता है और उनकी जो इनकम होती है वो भी ऑलमोस्ट टैक्स फ्री होती है। तो टैक्स बेनिफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम प्रायोरिटी देते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी को, और जबकि
कंपनी के अंदर टैक्स क्रिएट क्या होती है, मैक्सिमम होती है। अगर कंपनी के अंदर तो जो भी टोटल अर्निंग होती है, चाहे बेशक से कंपनी का 10 रुपीज़ का ही प्रॉफिट है, उस पर भी कंपनी को अप्रोक्सीमेटली 30% के हिसाब से इनकम टैक्स पे करना पड़ता है। तो टैक्स बेनिफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम प्राइड देते हैं सोल ट्रेड कोऑपरेटिव सोसाइटी को और अवॉइड करते हैं कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को। सो स्टूडेंट्स, these are some major factors on the basis of which decision is taken regarding the selection of form of business organization. In the next video, now we will discuss about what are the important factors which are to be considered while starting a new business. कोई भी एक नया कारोबार हम स्टार्ट कर रहे हैं, नया व्यापार आरंभ कर रहे हैं, तो उस नए कारोबार नए व्यापार को आरंभ करते समय हम कौन कौन से फैक्टर्स का ध्यान रखते हैं। टिल देन, गुड बाय।